नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे डेली जो पीवाईक्यू के प्रश्नों की एक श्रृंखला में, जिसमें हम लोग 15 प्रश्न डेली करते हैं और आज क्लास संख्या आपकी 46 है। इसके पहले की सभी क्लासें आपकी इसी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, जहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सेगमेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो बिना देर के हम आगे बढ़ते हैं, आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो हम बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं? आर्थिक स्थिरता, विकास को बढ़ावा देना, पूर्ण रोजगार या संसाधनों का समान वितरण। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका पूर्ण रोजगार देना, फुल एम्प्लॉयमेंट, ये जो है सरकार की राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये संभव नहीं है। जो चीजें संभव नहीं है वो राजकोषीय नीति की हिस्सा भी नहीं होती। हाँ, ये जो रहे कि जो आर्थिक विकास है, इसका एक जो आपका न्याय संगत वितरण है, उसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जाता है, लेकिन पूर्ण रोजगार किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है और ऐसा उनका लक्ष्य नहीं रहता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के बजट में चालू खातों के व्यय में सबसे बड़ी मद कौन सी है? रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान है, सब्सिडी है या फिर वेतन? तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो ब्याज भुगतान होता है ये केंद्र सरकार का जो चालू बजट है इसके अंतर्गत सभी सबसे बड़ी मद होता है, क्योंकि इतना ज्यादा लोन ले रखा है सरकार ने, गवर्नमेंट ने, तो उसका ब्याज भरने में ही सबसे ज्यादा व्यय कर देती है सरकार। जैसे कि आप हैं, एक सामान्य आदमी है, लेकिन अगर आपने कई सारी चीजें किस्तों पर ले रखी हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हिस्सा ब्याज के भुगतान के तौर पे आप उसका कर रहे हैं। आपकी सैलरी आने के पहले ही खत्म हो जाती है। उसी तरह से सरकार का भी है, जितना पैसा आता नहीं उससे ज्यादा वो पहले से भी खर्च हो चुका होता है, इसलिए बजट घाटे का ही बनता है। हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सकल घरेलू बचतों का सर्वाधिक हिस्सा किसका होता है? वित्तीय परिसंपत्तियों का होता है, भौतिक परिसंपत्तियों का होता है, सरकारी बचत का होता है या फिर विदेशी निवेश का होता है? तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो सबसे बड़ा जो बचतों का हिस्सा होता है ये आपकी भौतिक परिसंपत्तियों का होता है। क्यों? क्योंकि बेटा जो भौतिक परिसंपत्तियां होती हैं, जैसे कि भवन हो गए, मशीनें हो गई, यहाँ पे नोट भी चाहे कर लीजिएगा, भवन है, मशीनें हैं, ये सब जब क्या है, ये सब आपकी संपत्तियां ही जो है आपकी पूंजी बनती हैं और इसे ही जो है आपकी सबसे बड़ी बचत मानी जाती है। हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। प्रश्न है, लेखानुदान कोड ऑन अकाउंट संघ सरकार को किसकी अनुमति प्रदान करता है? कर लगाने की, ऋण लेने की, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की या फिर बजट संशोधन की? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये बेटा आपका निश्चित अवधि के लिए भारत की जो संचित निधि है उससे धन निकालने के लिए जो है एक आप सरकार को क्या देती है? सरकार को अनुमति प्रदान कर देती है। इसे ही लेखानुदान करते हैं या कम समय के लिए बजट करते हैं। जैसे 2 महीने का बजट हो गया तो ये लेखानुदान उसी प्रकार की आपकी एक व्यवस्था है। हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किसने की थी? मनमोहन सिंह ने की थी, पी चिदम्बरम ने की थी, वीपी सिंह ने की थी या फिर यशवंत सिन्हा ने की थी? तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना वीपी सिंह का। इन्होंने ही जो है आपका 1985 में सबसे दीर्घकालीन नीति की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य क्या था? जो आपकी कर प्रणाली है एवं राजकोषीय जो घाटा है उसको बैलेंस स्थापित करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति की दरें मुख्यतः किस पर आधारित होती? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, थोक मूल्य सूचकांक पर, जीडीपी डिफ्लेटर पर या फिर उत्पादक मूल्य सूचकांक पर? तो यहाँ पे आपको जो इसका उत्तर है ये आपको याद रखना है, थोक मूल्य सूचकांक जो होता है WPI, उसी के ऊपर ये निर्भर करता है। और वैसे अगर बात किया जाए वर्तमान में आपका जो CPI है, तो जो कंज्यूमर मूल्य सूचकांक है, उसे भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, तो इसको आपको याद रखना है। हम बढ़ते अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। प्रश्न है, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? रंगराजन समिति ने की थी, केलकर समिति ने की थी, चंद्रैया समिति ने की थी या नरसिम्हन समिति ने की थी? तो यहाँ पे आपको इनका नाम याद रखना है, केलकर जी। इन्होंने ही जो है धारा 88 को समाप्त करने के लिए रिकमेंडेशन दिए थे। हम बढ़ते अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो आयकर नहीं लगाया जाता, सीमा शुल्क, मार्ग कर, टोल टैक्स जिसे कहते हैं उत्पाद शुल्क। तो कौन सा कर है जो नहीं लगाया जाता है? अभी तो फिलहाल जीएसटी आ गया तो लगभग सारी टैक्स एक में शामिल हो गए हैं, लेकिन जो मार्ग टैक्स है जिसे टोल टैक्स कहते हैं वो अभी भी जो है नहीं लगाया जाता है। वो संबंधित प्राधिकरण या संबंधित राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना है। हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, मोड वेट किससे संबंधित है? आयकर से संबंधित है, मूल्य वर्धित कर वैट से संबंधित है, जीएसटी से संबंधित है या फिर सीमा शुल्क से संबंधित है? तो ये बेटा आपका मूल्य वर्धित कर से संबंधित है, जिसे वैट कहते हैं, उसी को मोड वैट के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज को यहाँ पे याद रखना है। इसको मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से भी जानते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव किसने दिया था? के एन राज ने किया था, कार्डर ने किया था, महान लोविश ने किया था या फिर अमर्त्य सेन के द्वारा किया था गया था? तो यहाँ पे कार्डर का नाम आपको याद रखना। ये ब्रिटिश जो है अर्थशास्त्री है जिसका नाम आपका निकोलस कार्डर है, और इन्होंने ही व्यय कर लगाने का सुझाव सबसे पहले दिया था। और इसका उद्देश्य क्या था? जो उच्च आय वर्ग है उसकी खपत पर जो है लगाम को लगाना। क्लियर? इस चीज को याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वह कर जो संघ द्वारा लगाया वह वसूला जाता है किंतु संघ राज्यों में बांटा जाता है, वह है कौन सा? कृषि आय कर, संपत्ति कर, कृषि आय से अतिरिक्त अन्य कर पर कर, बिक्री कर। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर है, इसे संघ द्वारा लगाया जाता है, वसूला भी जाता है और इसे जो है राज्यों में बांटा भी जाता है। इस चीज को यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? आयकर है, जीएसटी है, उत्पाद शुल्क है या फिर सीमा शुल्क है? तो यहाँ पे याद रखना है जो उत्पाद कर होता है, एक्साइज ड्यूटी, ये आपका सबसे बड़ी आय का प्रमुख स्रोत माना जाता है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र सरकार की कर आय के दो बड़े सबसे बड़े स्रोत कौन से हैं? आयकर व संपत्ति कर, केंद्रीय उत्पाद कर, सीमा शुल्क व कृषि कर, मनोरंजन कर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो केंद्रीय उत्पाद कर है, जो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये सबसे बड़ा जो है कर के रूप में, स्रोत के रूप में यहाँ पे आपको याद रखना है। यही सबसे बड़ा स्रोत है। चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं करता है? बिक्री कर है, जीएसटी है, आयकर है या फिर उत्पाद शुल्क है? तो यहाँ पे जो आयकर होता है ये आपके प्रत्यक्ष वस्तुओं के मूल्य में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं करता है। इसके अलावा बिक्री कर, जीएसटी, उत्पाद शुल्क, ये सब क्या करते हैं? मूल्य को ही बढ़ा देती है। हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? आयकर है, संपत्ति कर है, बिक्री कर है, कारपोरेट कर है? तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर की अगर बात करते हैं तो ये देखिए आयकर क्या है? आयकर तो आपका डायरेक्ट कर है, लेकिन जो बिक्री कर होता है बेटा ये आपका इनडायरेक्ट कर के रूप में हम यहाँ पे मानते हैं। तो इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना। तो आज के इन 15 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हैं इसको बताइएगा, साथ ही इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? आयकर नहीं लगाया जाता, सीमा शुल्क, मनोरंजन कर या फिर उत्पाद कर? तो यहाँ पे हम आपके उत्तर का इंतजार करेंगे, जरूर बताइएगा। हम देख लेते कल जो हमने प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न था हमारा, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कौन सा भाग वर्णित करता है? भाग 3, प्रस्तावना, भाग 4 या फिर अनुसूची संख्या 7? तो यहाँ पे आपको याद रखना, धर्मनिरपेक्ष की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें आपकी आ जाती है। एक तो प्रस्तावना भी आ जाता है, दूसरा आपका जो मूल अधिकार है जो भाग 3 में आता है उसके कुछ अधिकार हैं वहां पे भी आपको जो देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष डायरेक्ट शब्द का जिक्र किया गया, जो पीछे प्रश्न पूछा गया शब्द का जिक्र किया गया और ये शब्द आपका प्रस्तावना में ही मिलता है। भाग 3 में नहीं मिलता कि आप वहां पे दिमाग लगाइए कि सर भाग 3 में भी तो होता है। जब लिखने वाला होगा तो वहां पे आप जरूर लिखिएगा कि हाँ मूल अधिकार में भी इस चीज का वर्णन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर प्रस्तावना की बात करते हैं तो सीधा प्रस्तावना टिक करिएगा। इसमें 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
1976 भी आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम से तो धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथनिरपेक्ष शब्द को आपकी प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो इस चीज को यहाँ पे याद रखें। क्लियर हो गया सब कुछ? तो कल की जो हमारी क्लास रहेगी ये साइंस की रहेगी, जरूर से जरूर अटेंड कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन